हेलो सर। नमस्कार। नमस्कार संदीप, आवाज आ रही है साफ मेरी? हाँ सर, बिल्कुल मुझे आ रही है सर आवाज आपकी। That's good. Am I on time? हाँ सर, 30 सेकेंड्स लेट। 55. Yes, you're right. जी I सर, told you. कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया संदीप, आप बताइए कैसे हैं? How are you? बहुत बहुत अच्छे सर, बहुत बढ़िया। तो पहले ये सिलसिला सर शुरू करने का हुआ कि मैंने कहा कुछ बातचीत करते हैं कुछ लोगों बिल्कुल, से। कितने सालों बाद हम लोग मिल रहे हैं। यस, ऐसे आमने सामने देखा जाए तो। हाँ जी जी, क्योंकि हम लोग लास्ट टाइम आई थिंक जब मैं टूर पे आया था सूरत, तभी मुलाकात हुई थी हमारी, यस है यस, ना। मेरे और ख्याल से उसके बाद 2000 ये 16-17 की बात है। 16-17 होगा शायद, यस सर। 16-17 होगा ना? लास्ट। हाँ, 16-17। यस 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 तो यस। सर थोड़ा शुरू करते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि टाइम थोड़ा हमारा लगे और कुछ नई चीजें निकल के आए हमारे इस कॉन्वर्सेशन से। बिल्कुल तो बिल्कुल, प्लीज। सर मैं आपकी प्रोफाइल के थ्रू जा रहा था, तो उसमें कुछ चीजें हैं मैं जो शेयर कर रहा हूँ। आपने लिखा है ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड लाइफ पर्पस कोच, यस यस, है ना, और इमोशनल इंटेलिजेंस प्रैक्टिशनर, राइट। और भी काफी चीजें हैं जो आपने ह्यूमन बिहेवियर और सबकॉन्शियस माइंड हमारा कैसे काम करता है। और इंडियन आर्मी में आपने 10 साल सर्व करने के बाद आपने ये साथ के साथ ये आपको समझ में आया कि आपको इस फील्ड में काम करना है। और कुछ राइट एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी भी आपकी रही, है ना। और राइट 2008 में, क्योंकि 2010 में मेरी आपसे पहली बार एक रूबरू हुए थे हम लोग, आई थिंक जून 2010, डिलाइट होटल फरीदाबाद में। यस यस तो यस। जो एक अनिल सर के साथ और आपका एक प्रोग्राम था लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड इमोशनल फ्रीडम टेक्निक वाला ना। तो राइट 2008 में आपने फुल टाइम अपने इस करियर में आए आप, और उसके बाद फिर आपकी इसी तरह की जर्नी चलती रही, है ना। यस तो मेरा सर राइट। जो सबसे पहला सवाल आ रहा है माइंड में, जाकर लिखा सर्टिफाइड लाइफ पर्पस कोच, क्योंकि जब मैं स्कूलिंग में पढ़ रहा था तो ये दो सवालों ने मुझे बहुत ज्यादा क्यूरियस बनाया, या कह सकती हूँ कि मेरी जर्नी को बहुत एक अलग ट्रैक पे लेके गए कि यार एक तो मैं हूँ कौन, और दूसरा मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, राइट 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 राइट। है ना। और मुझे लगता है कि जो भी पर्सन थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाता है लाइफ में, तो उसको ये सवाल कहीं ना कहीं आते हैं कि यार मैं राइट। हूँ कौन और मेरा पर्पस क्या है लाइफ का। तो सर मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहता हूँ कि इसमें सर आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग। ओके संदीप, सो इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ, तुम आया कहाँ से। एक्चुअली 2008 में जब मैंने अपनी रिसर्च एकेडमी ओपन की, उसका नाम भी नो योर ट्रू सेल्फ रिसर्च एकेडमी था। तो नो योर ट्रू सेल्फ कहाँ से आया? बिकॉज मुझे ये समझ में आया आफ्टर 10 years ऑफ वर्किंग विद माई सेल्फ कि शुरुआत सब कुछ अपने आप अपने से होती है, मतलब अपने आप से शुरुआत होती है। अगर आप दुनिया को जानना चाहते हो या समझना चाहते हो तो सबसे पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा। और वो एक ऐसी जर्नी थी जो इनवर्ट जर्नी है, तो हम इसको बोलते हैं, मतलब आप अंदर की तरफ जा रहे हो, बाहर की तरफ नहीं जा रहे हो। जी तो अगर 1992 की बात करूं, मैं बैकग्राउंड से दे रहा हूं ताकि ये आपको जो पर्पस वाली बात है वो थोड़ी सी और क्लियर हो जी जाए, बिकॉज वो जी एक दिन में नहीं आता है, सालों लग जाते हैं उसमें कई बार। जी 1992 में जब मैं आर्मी में था तो वहां पर एक मुझे अभी भी दिन याद है। आई वाज सिटिंग, एक नाइट ड्यूटी थी, वहां बैठा हुआ था मैं, मतलब बैठा हुआ था, मतलब नाइट ड्यूटी 2 से 4 बजे का टाइम था, नाइट ड्यूटी बिल्कुल होती है उसमें। तो वहां पर ही मेरे को एक स्पार्क आया, जो कि मैंने एक ब्लॉग भी लिखा उसमें कि यू नो ये सब कुछ क्या हो रहा है, व्हाई पीपल, जैसे आपने अपनी जर्नी में बताया कि एकदम आपको स्पार्क ऑनेस्टी वाला जो आया था बीच में, दैट्स एसजी वाली जो बात चली है, एंड आई हैव सीन ए वीडियो। तो मुझे अपना वो दिन याद आ गया कि 92 के अंदर वो एक दिन था, एक टाइम था स्पेशली, जब वो क्वेश्चन दिमाग में आने शुरू हुए कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, लोग ऐसे क्यों होते हैं, ये कहाँ से आ रहा है, ह्यूमन क्या है, मैं कौन हूँ, क्या कर रहा हूँ, ये सब आने शुरू हुए थे वहां से। 1992 की बात है, और वहां से वो जर्नी स्टार्ट हुई और वो फिर रुकी नहीं। 97 में आई केम बैक फ्रॉम आर्मी, आर्मी से वापस आया मैं, तो उसके बाद फिर मैंने यहाँ के सिविल लाइफ में अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश की, जो कि हर एक सोल्जर करना चाहता है, लेकिन उतनी देर एडजस्ट हो नहीं पाया, बिकॉज वहाँ की लाइफ और यहाँ की लाइफ में बहुत बड़ा फर्क है। तो जब मैं जिस ऑफिस में गया था वहाँ पर 9 बजे का टाइम होता था और मैं 8:45 पे पहुँच जाता था, और लोग 10 बजे आते थे, और सब मुझसे कहते थे कि शर्मा जी आप ना माहौल बिगाड़ रहे हो, मतलब आप टाइम से आ जाओगे तो सबको आना पड़ेगा, तो जस्ट रिलैक्स चिल। तो ऐसी बहुत सी बातें हुई, और वहाँ पर थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें वो हुई। यही मुझे फिर समझ नहीं आता था कि आखिर ऐसा क्यों है कि एक तरफ आप इतना डिसिप्लिन की बात करते हो और एक तरफ इतना लीनियंसी होती है, ऐसा क्यों हो जाता है? वहाँ एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। लेकिन फिर भी चलो, क्योंकि सिविल लाइफ में एडजस्ट होना था, घर तो चलाना ही था, मैंने ट्राई करना शुरू किया, जॉब छोड़ी। एमबीए बिजनेस में मैं भी था, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काफ़ी टाइम मैंने काम किया।
स्पेशली वहाँ पर वो नेटो 21 की वजह से था, जो कि एक एजुकेशन सिस्टम है। वहाँ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिली जो मेरी लाइफ के पर्पस नहीं कह सकते, उस समय नहीं पता था मुझे पर्पस, लेकिन अलाइनमेंट चल रही थी उसके अंदर। जो उसकी टीचिंग थी, नेटो 21 की जो टीचिंग थी एज अ जनरल ह्यूमन बीइंग, नॉट एज अ नेटो मार्केटिंग, वो काफी कुछ अलाइनमेंट हो रहा था, लेकिन मैं वो प्रैक्टिकल होता हुआ नहीं देख रहा था। अच्छा लग रहा था, सुनने में अच्छा लग रहा है, मैं उसको अप्लाई करना चाहता हूँ, वो प्रैक्टिकल नहीं हो रहा है वहां पर। तो वहां पर फिर बहुत सारे क्वेश्चन दिमाग में आने शुरू हुए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, व्हाई आई एम इनटू इट, क्या मकसद है। वहां से जो एक बीज है पर्पस वाला, वहां से स्टार्ट हुआ था कि क्या है, मैं क्यों हूं यहाँ पर, क्या करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता हूँ, अर्न करना चाहता हूँ, व्हाट एक्चुअली हु एम आई। और वहां से सन 2000 की बात है जब पहली बार मुझे इनहेरेंट बिहेवियर के बारे में पता लगा था, विच इज कॉल्ड जन्मजात आपका एक, जिसे हम नेचर बोलते हैं। एक होता है नर्चर, एक होता है नेचर। वो नेचर के बारे में मुझे पता लगा, और वहां से मुझे समझ में आया कि हर इंसान एक जैसा पैदा नहीं होता, या हर इंसान एक यूनिक आइडेंटिटी की तरह पैदा होता है, और उसकी अपनी एक सेट ऑफ स्ट्रेंथ और वीकनेसेस होती है। सो उसको अगर वो बदलने की कोशिश करेगा, या कोई और बंदा उसको बदलने की कोशिश करेगा, तो वो एक्चुअली ट्रू सेल्फ में नहीं ऑपरेट कर पाएगा। तो वहां से वो चीज स्टार्ट हुई, और उसने मुझे धकेला पैशन की तरफ। सो अभी भी पर्पस नहीं आया है पैशन की तरफ। पैशन क्या है? सो पैशन निकल के आया था अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन नेचर टू द कोर, कि एग्जैक्टली हम जो हैं वो पैदाइशी कैसे हैं, और हमारी नेचर क्या है, उस नेचर के साथ मिलके चलेंगे तो बेटर रहेगा रादर देन समथिंग एल्स। वहां से वो बीच स्टार्ट हुआ, लेकिन वो पैशन था, पर्पस नहीं था। 2008 में वो पैशन जो है उसने मुझे पर्पस का रास्ता दिखाया, जब मैंने कोचिंग का रास्ता अपनाया। बिकॉज मैं भी ट्रेनर रहा हूँ, मैं भी हीलर रहा हूँ, एनर्जी फील्ड में गया, बहुत सारी जगह पे गया, लेकिन अल्टीमेटली जब कोचिंग की बात दिमाग में आई, जिसे लाइफ कोचिंग बोलते हैं हम जनरल भाषा में, वहां से समझ में आया कि एक्चुअली ये है मेरा पर्पस, कि फर्स्ट अंडरस्टैंड माई सेल्फ, पहले खुद को समझें, खुद के ऊपर काम करें, खुद को इस लायक बनाएं कि अपने से ध्यान हटा पाएं। एंड देन आई स्टार्टेड टू वेंचरिंग इनटू द कोचिंग साइड, नॉट द ट्रेनिंग, नॉट द हीलिंग साइड, बट कोचिंग साइड। और वहां से वो पर्पस ड्रिवन रास्ता समझ में आया कि दिस इज व्हाट आई वांट टू डू। एंड मैं अगर 20 साल बाद भी देखता हूं तो मैं यही कर रहा हूं। ये 2008 की बात बता रहा हूं मैं तुम्हें, कि अगर मैं 20 साल बाद भी देखता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं, तो आई एम इनटू कोचिंग। और कोचिंग का उस समय इंडिया के अंदर बहुत कम वो था, अंडरस्टैंडिंग थी। बिकॉज आज भी कोचिंग को लोग समझते हैं एडवाइजिंग है, आज भी कोचिंग को लोग समझते हैं इंस्ट्रक्शन है, बट कोचिंग इज अ कंप्लीटली डिफरेंट थिंग, बहुत ही अलग चीज है वो। सो वहां से वो समझ में आया कि हाउ कैन आई हेल्प अदर पीपल, स्पेशली क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूं, और इंट्रोवर्ट्स का दिमाग और एक्सट्रोवर्ट का दिमाग दोनों ना साइंटिफिकली डिजाइंड ही डिफरेंट तरीके से होते हैं। तो मैं जो इंट्रोवर्ट हूं, और मेरे जैसे बहुत से लोग हैं जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, जो बोल नहीं पाते हैं, जो बहुत कुछ करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं, अपना पैशन नहीं ढूंढ पाते, वहां से मुझे लगा कि क्यों ना मैं जो मेरी जर्नी रही उसका एक्सपीरियंस मैं लोगों के साथ शेयर करूं, और उनको अगर मैं हेल्प कर पाया, अगर जिस तरह की मैं अपनी लाइफ में चेंज ला पाया और मैं जिंदगी जी पा रहा हूं, अगर वो भी अपनी जिंदगी जी पाए वैसे, तो ये मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं कह सकता इसको, बहुत बड़ा एक सुकून मिलता है, सुकून मिलेगा मुझे। एंड दैट बिकम माई पर्पस। और जो सर्टिफाइड ये आप चीज देख रहे हो, बेसिकली जब मैंने सिम्बायोसिस से लाइफ कोचिंग का कोर्स किया, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन सा वो लेना चाहोगे, स्पेशलिटी, नीश जिसे बोलते हैं। नीश आप समझते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया जिसमें आप काम करते हैं, आप कौन सा लेना चाहोगे। उन्होंने बड़े सारे ऑप्शन दिए मेरे सामने। देन मुझे समझ में आया कि अब मेरे पास चांस है कि मैं उस जो एक दिमाग में चल रही थी चीज, उसको मैं अब ऑफिशियली पेपर पे लेके आऊं। सो मैंने उनको दिया कि आई वांट टू बी अ सर्टिफाइड लाइफ पर्पस कोच। सो वो डेजिग्नेशन जो है वो ऑफिशियली मेरे नाम के सामने अब लगा। तो अब जो देख रहे हैं आप ऑफिशियल सर्टिफाइड लाइफ पर्पस कोच, वो उसी का एक रिजल्ट है। जी, दैट वाज हिम। थैंक यू सर फॉर शेयरिंग दिस। पिछले कुछ टाइम में जब ये लॉकडाउन चल रहा था ना, तो कुछ चीजें मेरे माइंड पे कुछ बहुत हैवी हो रही थी। तो वो चल रहा था, एक तो प्रोफेशन, पैशन एंड पर्पस, है ना। और उसके बीच में एक सेंट्रल चीज आई थी कि फिलोसफी ऑफ लाइफ, जिसके अराउंड ये तीनों चीजें घूमती।
तो आजकल मैं जो थोड़ा आपसे सवाल पूछना चाह रहा हूँ, एक यंगस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ रहा हूँ कि हम लोग सोचते हैं कि यार हम अपना जो प्रोफेशन है, जिससे हम अपना रोजी-रोटी कमाएँ या जिससे हम अपना समाज में अपने आप को थोड़ा-सा एक लेवल अचीव कर पाएँ। तो उसमें पैशन और पर्पस को हम कैसे उसको अलाइन करें उसके साथ में अपने प्रोफेशन के साथ, या ऐसी कौन-सी 1-2 चीज़ें हैं? ऑफ कोर्स इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जिसके बारे में आप डिटेल में बात करेंगे। बट 1-2 चीज़ ऐसी कौन-सी है जिससे कि हम अपने प्रोफेशन के अंदर अपना पैशन भी आ पाए और हम आप उसके अंदर एक डीपर मीनिंग भी ढूँढ पाएँ, जिसको हम लोग पर्पस कह रहे हैं हालाँकि। यू राइट। तो उसके लिए कुछ हम 1-2 इनसाइट शेयर कर पाएँ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है संदीप, क्योंकि ये मैक्सिमम जो यंगस्टर्स हैं वो इससे डील बहुत ज़्यादा दिक्कत में है इस टाइम पे। एंड दैट्स वाई मैंने जब कोचिंग को नीचे लेके आया तो मैंने 14 से 16 साल के यंगस्टर्स के साथ कोचिंग स्टार्ट की। बेसिकली इसमें दो चीज़ें हैं। पैशन जो है वो कई बार मिस्टेकन ये ले लिया जाता है, जिसके लिए मैं उत्साहित हूँ, जिसके लिए मैं उत्सुक हूँ, जो मैं करना चाहता हूँ, आई कैन डू इट काइंड ऑफ थिंग, वो पैशन ले लिया जाता है। पर्पस अगर आप देखें तो पर्पस ऑलवेज एक डायरेक्शन है, कोई जगह नहीं है। पर्पस एक डायरेक्शन, उस डायरेक्शन की तरफ आप चल रहे हो। तो इसको जो मैंने ढूंढा, अगर मैं दो शब्दों में कहूं, आप पैशन के, अगर आपको पर्पस नहीं पता है आपकी लाइफ का, तो पैशन आपको पर्पस की तरफ लेके जाएगा। आपका पैशन आपको पर्पस की तरफ लेके जाएगा। और अगर आप उस पैशन से पर्पस की तरफ जा रहे हैं तो पर्पस आपको एक डायरेक्शन देगा जिसमें आप अपने आप को हमेशा अलाइन कर पाओगे, लाइक अ नॉर्थ स्टार, वो अपने आप को देता है। तो जो लोग, जैसे अभी अगर यंगस्टर्स की बात करें, तो जो अगर 16 से 18 साल के बच्चों के साथ मैं काम कर रहा हूँ या उनके यंगस्टर के साथ काम कर रहा हूँ, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है, बाकी सब चीजों को साइड में हटा दो, सबसे पहले ये देखो कि व्हाट यू आर नेचुरली गुड एट। नेचुरली किस चीज में आपको अच्छा महसूस होता है। बाकी सब चीजें हटा दो, पढ़ाई क्या कर रहा हूँ, क्या मैंने सब्जेक्ट लिया, घर वाले क्या बोलते हैं, सब चीज हटा दो। एक बार जस्ट थिंक अबाउट नेचुरली मेरा इंक्लिनेशन कहाँ पर है। वो जब सोचना शुरू करते हैं ढक्कन हटाने के बाद कि दुनिया क्या कह रही है, तो उनके कुछ सवाल आते हैं कि मुझे तो पता ही नहीं मैं नेचुरली किस में अच्छा हूँ। या कोई कहता है मुझे तो सोने दो, मैं तो सोने में बहुत अच्छा हूँ। कोई बोलता है मैं गाना गाना चाहता हूँ बट ओके, गा नहीं सकता हूँ। तो कुछ कुछ वेग से सवाल आते हैं, लेकिन उनको सोचने का पहला बार ये मौका मिलता है। बाकी चीजों को हटाओ, थिंक अबाउट आई एम नेचुरली गुड एट, इंक्लाइंड एट। पहली पहली चीज, जब सबसे पहले आपने देखा मैं नेचुरली इंक्लाइंड एट, दूसरा क्वेश्चन जो आप पूछते हो, इनसाइट की बात कर रहे हो, दूसरा क्वेश्चन व्हाट आई एम गुड एट। सो पहला इंक्लाइंड एट ये भी आ सकता है, मैं गाना गाना चाहता हूँ, ओके, आर यू गुड एट इट? नो, आई एम अ बाथरूम सिंगर, आई कांट सिंग, ओके। नाउ इफ यू आर नॉट गुड एट इट, कैन यू बी गुड एट इट? नो नो नो, इसमें मैं, ये तो शौक है बस मेरा, मैं तो बस इसमें। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज वे आर नेचुरली इंक्लाइंड टू, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट यू आर गुड एट, थर्ड क्वेश्चन इज टू आस्क इज इट वैल्यूएबल, विल समबडी पे फॉर इट? क्या कोई इसको पे भी करेगा? अगर आप प्रोफेशन और पैशन को कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, देन इसे मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, अगर कोई बोलता है मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मेरा सेकंड क्वेश्चन होता है वुड यू लाइक टू बिकम गुड एट इट? नहीं नहीं नहीं, इसमें तो आई डोंट सी एनी फ्यूचर, दैट्स इट, हटा दीजिए साइड में उसको, बिकॉज दैट्स जस्ट अ हॉबी, हॉबी है। बट समबडी सेज आई वांट टू सिंग, मैं जब भी मौका मिलता है मैं गाना गाता हूँ, और मुझे लगता है कि मैं अगर थोड़ा सा और मुझे सही ट्रेनिंग मिल जाए तो आई कैन सिंग वेल। एंड कैन यू अर्न? यस, आई कैन अर्न, आई कैन मेक इट अ प्रोफेशन। So this way, this line went towards what I'm naturally good at, naturally inclined to, what I'm good at, and what market will pay. इसका जो कॉम्बिनेशन, जो बीच का जो एक एरिया बनता है जहां पर हम क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, वो है वो एरिया जहां पर आपको अपना प्रोफेशन और पैशन मिलता हुआ दिखाई देता है। द सेम थिंग आई डिड विद माई सेल्फ, जब मैंने कोचिंग स्टार्ट की तो what I'm naturally good at, I'm naturally good at understanding people. That's my you can say strength, understanding people. I'm not a speaker, I'm not a trainer, I'm inclined at one to one. So you know, एक होता है वन टू मैनी जो ट्रेनर होते हैं, एक होता है वन टू वन। मेरा वन टू मैनी में नहीं है, आई एम नॉट गुड एट इट, आई एम वन टू वन, आई एम गुड एट। वन टू वन में मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है पिछले 12 सालों का अगर मैं देखूं, आफ्टर 3000 आवर्स ऑफ कोचिंग, understanding of people I am good at, and for this people pay,
and that becomes my complete thing. That's why today I'm doing it full time, complete full time, and for last 12 years I'm into completely full time into it. So that's what I can say in short. थैंक यू सर। मुझे 2-3 चीजें याद आई, क्योंकि मेरी लॉकडाउन में जो माइंड मुझे लेके जा रहा था, क्योंकि काफी साल ट्रेनिंग करने के बाद में, काफी अलग अलग प्रोजेक्ट करने के बाद में, तो मुझे ये रियलाइज हुआ था कि यार ये ना, इसमें अभी पूरी तरीके से जा नहीं पा रहा हूँ मैं एक्चुअली में। ट्रेनिंग किया, बहुत अच्छा भी किया, बहुत अच्छे लेवल पे भी किया, लेकिन मुझे लगा कि अभी इसमें ना वो चीज नहीं आ पा रही है जो मतलब अंदर से आनी चाहिए। ठीक है, मजा आता है, पैसे मिलते हैं, लोग अलग से रिस्पेक्ट भी देते हैं, सारी चीजें हैं, लेकिन कभी वो निकल नहीं रहा। तो मैं जब लास्ट मार्च में जब ये लॉकडाउन वाला सिलसिला शुरू हुआ, तो उससे पहले मैं अपने करियर के एक पीक लेवल पे था उस टाइम पे, है ना। उससे पुराने तो काफी बार रहा हूँ, लेकिन उस टाइम एक पीक लेवल पे था मैं अपने करियर के। और वहां पे 3-4 चीजें जो मैं अभी आपसे बात करते करते मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। एक तो मैंने आपने सुना होगा शायद, एक जापानीज चल रहा है इकिगाई, आई थिंक एक इकिगाई के नाम से एक कॉन्सेप्ट है, जिसमें कि हम लोग सवालों के बारे में डिस्कशन करते हैं, और उसका हम लोग आपने बनाया कि जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वहां पे हम लोग घूमते हैं कि ये आपका पैशन है, ये प्रोफेशन है, ये पर्पस है आपका, वो सारी चीजें। तो वो मैंने वो बुक पढ़ी पूरा का पूरा, है ना। तो उसके बाद भी मुझे नहीं समझ में आया सही मतलब अभी नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो क्वेश्चनिंग वाला खेल है सारा का सारा, कि आप क्वेश्चनिंग करें और आप एक सफिशिएंट टाइम दें उसको। तो आपने जैसे पहले बोला कि ये एक दिन में नहीं होगा, ये शायद एक हफ्ता या एक महीने में भी ना हो शायद, मुझे नहीं पता, इट विल टेक इट्स ओन टाइम। बट आप ऑनेस्टली उसको टाइम दें, उस पर रिफ्लेक्ट करें, उन सवालों पे रिफ्लेक्ट करें, है ना। तो लिस्ट बनाएं आपकी, आप कौन कौन सी चीजों पे नेचुरली इंक्लाइंड है, कौन कौन सी चीजों में आप ठीक हैं, आप अच्छा कर लेते हैं, है ना, और कौन कौन सी चीजों के लिए आपको लोग पे करने को तैयार। तो मैंने कुछ लिस्ट बनाना भी शुरू किया इसको। तो एक लेवल तक वो चीज गई। फिर पता नहीं कहाँ से एक पर्सन है, बहुत पॉपुलर है फेसबुक पे, उनका नाम है मिस्टर जय शेट्टी, हाँ, है ना। तो वो भी पर्पस पे बहुत बोलते हैं, ऑन पर्पस उनकी आई थिंक पॉडकास्ट का नाम भी ऑन पर्पस है। फिर उनकी बुक है थिंक लाइक अ मॉन्क, तो वो बुक मैंने पढ़ी, उसमें काफी उन्होंने इंसाइट्स मिला। फिर उनके जब मैंने इंटरव्यू देखा, तो पता नहीं क्यों नेचुरली बड़ा ही उनके साथ ना एक लगा कि हाँ यार, इनके साथ ना शायद कोई कनेक्शन है, और ये काफी सारी ऐसी बातें कर रहे हैं जो हम बातें करने की मैं शायद सोचता हूँ या मैं ऐसा करना चाहता हूँ, बट अभी ऐसा हो नहीं रहा है, राइट, है ना। एंड सेम हैपेंड विद संदीप महेश्वरी आल्सो। तो जब मैंने 2016 में संदीप महेश्वरी को देखा था सारे वर्क करते हुए, तो मुझे लगा कि यार ऐसा मैं सोचता हूँ और ऐसा करना चाहता हूँ, बट अभी कर नहीं रहा हूँ, चल रहा हूँ, बट कहीं ना कहीं मैं शायद इसको उतना तरीके से अलाइन नहीं कर पा रहा हूँ, या कुछ चीजें नहीं आ रही। तो देन संदीप महेश्वरी, देन इज जय शेट्टी, है ना। तो पर्पस ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, मैं अभी इसको इसलिए समझ पा रहा हूँ सर, क्योंकि सभी को अपना समय लगेगा जर्नी में, नो डाउट। अपने आप को प्रोफेशन या पैशन को प्रोफेशन बनाने में एक अपनी जर्नी है अपने आप में, है ना। ये कहने में बड़ा आसान लगता है, सुनने में कि हाँ अपने पैशन को प्रोफेशन बनाओ, पहले वो समझना, फिर उसमें अच्छा बनना, जैसे आपने बताया गुड बनना उसके अंदर, है ना, ऑफ कोर्स गुड से भी प्लस जाना थोड़ा सा, और फिर उसको ट्रांजिशन में लेके जाना है कि आप उसको प्रोफेशन बना पाए, तो अपनी एक जर्नी है ना। और जब आप उसके अंदर डीपर मीनिंग ढूंढ लेते हो एक अपने उस पैशन के अंदर, तो जय शेट्टी जी बोलते हैं कि योर पैशन इज फॉर यू एंड योर पर्पस इज फॉर अदर्स। यस, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। पर्पस कभी भी आपका पर्सनल नहीं होता है, पर्पस में हमेशा दूसरे लोगों की एंट्री होती है। पैशन आपका पर्सनल हो सकता है, लेकिन पर्पस में हमेशा एंट्री दूसरों की होगी। दैट्स ही इज राइट, एब्सोल्युटली राइट। दूसरे को, लोगों को आप कैसे सर्व करेंगे, अगर सिंपल भाषा में कहा जाए, अपने पैशन से जिसमें आप अच्छे हो, उसके थ्रू आप दूसरे लोगों को सर्व कैसे करेंगे, ये पर्पस है। यहाँ पर संदीप एक छोटी चीज मैं और ऐड करना चाहता हूँ, मे बी दिस विल हेल्प यू। व्हाट आई फाउंड आउट इज कि जब हम ये सोचना शुरू करते हैं, ये भी मेरा एक्सपीरियंस सालों बाद आया, मैं भी बहुत परेशानी से गुजरा हूँ इस चीजों से। मैंने ये फाइंड आउट किया, जब हमारी निगाहें अपने आप से हटके दूसरों पे जाती है ना, वहां पर मिसअलाइनमेंट क्रिएट हो जाता है। तो जैसे ही मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं किसको सर्व कर पाऊंगा या मेरी वजह से किसको हैप्पीनेस मिल सकती है, उसी वजह से मेरा ध्यान हटके वहां चला गया किसी और के ऊपर। अब मैं उसके लिए तैयार कर रहा हूं अपने आप को, जबकि इसका उल्टा है। व्हेन यू आर सो मच कंफर्टेबल इन योरसेल्फ दैट आप पहले पूरा फोकस अपने ऊपर डालते हैं, जिसको हम बोलते हैं कई बार सेल्फिश भी हो जाते हैं अपने साथ, लेकिन एक बार जब वो क्लियर हो जाता है तो आप पिक्चर में से हट जाते हैं। सो नाउ यू आर नॉन एग्जिस्टेंट, नाउ यू आर नॉट इनविजिबल।
सो अब आप आते हो सॉल्यूशन पे। यही मैं आ रहा था कि कोचिंग का जो सबसे बड़ा मिथ है वो है एडवाइस करते हैं। कोचेस नेवर एवर एडवाइस, दे आर ओनली फैसिलिटेटर। बिकॉज बिलीव क्या है, सामने वाले बंदे के अंदर वो सब कुछ ऑलरेडी मौजूद है जो उसको वहां ले जाने के लिए जरूरत है जहां वो पहुंचना चाहता है। सिर्फ आपने हेल्प करनी है वो परतें हटाने में जो उसको रोक रही है, और वो भी आप ही हेल्प करोगे। मतलब आप सिर्फ हेल्प करोगे, आप उसको कह नहीं सकते कि परतें हटाएं। आप उसको हेल्प करते हो विद क्वेश्चंस, विद अंडरस्टैंडिंग, विद एम्पैथी। और जैसे जैसे वो परतें हटती जाती हैं उसके अंदर वो प्रकाश तो ऑलरेडी मौजूद है, जिसे हम स्पिरिचुअल भाषा में बोलते हैं वो लाइट तो ऑलरेडी मौजूद है, वो अपने आप बाहर आ जाएगा। यू डोंट हैव टू पुट दिस, आपको आकाश में नीला कलर नहीं डालना है, वो ऑलरेडी नीला है, आपने वो परतें हटानी है। जब मुझे ये समझ में आया ना, मुझे एक चीज समझ में आ गई, यस यस, कोचिंग इज कंप्लीटली नॉन एग्जिस्टेंट, कोचेज आर जीरो। सचिन तेंदुलकर के कोच रमेश आचरेकर को कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पहचानता है। आमिर खान की जिसने ट्रांसफॉर्मेशन किया उस बॉडी बिल्डर को वो लोग पहचानते हैं, जो ट्रेनर है उसको। कितने भी लोग हैं उन सबके जो पर्सनल कोच होते हैं, पर्सनल, इवन मोदी के जो पर्सनल कोच है उनका नाम आप नहीं सुनोगे कभी, बिकॉज दे आर ऑलवेज बिहाइंड द कर्टन। सो जब कुछ लोग जब ये समझते हैं कि एडवाइस करना है तो वहां पर दूसरे लोग आगे सामने, द मोमेंट एडवाइस इंस्ट्रक्शन कुछ चीज आ गया दूसरे लोग सामने आ जाते हैं, और वहां पर आपके अंदर वो चीजें क्रिएट होती हैं जो आप नहीं करना चाहते। सो दिस माय पर्सनल एक्सपीरियंस, हर किसी के साथ नहीं होता है, बिकॉज हर किसी का टेम्परामेंट अलग है, हर किसी का तरीका अलग है। आई हैव फाउंड आउट द मोमेंट यू नो योरसेल्फ कंप्लीटली, यू आर कॉन्फिडेंट विद योरसेल्फ इन यू आर एनफ, ये फीलिंग आ गया, आई एम गुड एनफ, you are non-existent. Now whenever you are meeting people, सामने वाला ही सब कुछ है, आप कुछ नहीं हो। और आप जब वो सामने वाला खुद आपसे बात करके समझ जाता है इस चीज को, वो कहता है थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे हेल्प की समझाने में, लेकिन समझा तो मैं ही हूं। and he goes, and that's where the coaches are completely non-existent। and मेरा टेम्परामेंट क्या है, I want to be non-existent, and that is why टेम्परामेंट से आपके प्रोफेशन और पर्पस और पैशन का मैच होना बहुत जरूरी है। बहुत से संदीप, बहुत से ट्रेनर्स और बहुत से लोग जो दूसरों के लिए काम करते हैं, वो खुद को जब कोच बोलते हैं तो वो एक चीज भूल जाते हैं, कोच इज अबाउट अदर्स, नॉट अबाउट देमसेल्फ। सो कोचिंग इज ए कंप्लीटली डिफरेंट डिफरेंट थिंग। लेकिन कुछ लोग हैं जिनको वन टू मैनी में अच्छा लगता है, तो दैट्स देयर पर्पस कि आई वांट टू क्रिएट। सपोज करो अगर कोई बोलता है मुझे 10 मिलियन लाइव्स को चेंज करना है, 10 मिलियन लाइफ को चेंज करना, ये इज ए मिथ स्टेटमेंट। आप इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हो उनके साथ। चेंजेस हमेशा 1 to 1 आते हैं संदीप, कभी भी 1 to many नहीं आते हैं। और आपको उस बंदे के साथ 1 to 1 काम करना पड़ता है, हैंड होल्ड करना पड़ता है, साथ में चलना पड़ता है, वो कहते हैं ना स्लीव रोल करके काम करना पड़ता है आपको, तब आते हैं चेंजेस। सो इट्स फाइन दैट वट एवर योर पर्पस इज, मे बी इंफॉर्मेशन शेयरिंग और वो थिंग, लेकिन पर्पस आपका डायरेक्शन देगा, और पैशन आपका वो व्हीकल है जो आपकी गाड़ी में पेट्रोल है ना, वो है पैशन, और डायरेक्शन है पर्पस। गाड़ी में पेट्रोल डालिए और पर्पस की तरफ चलिए, दैट्स इट, दैट्स व्हाट इज आई थिंक अबाउट दैट। जी सर, अभी आपने एक चीज बोली, आजकल जब ये हम लॉकडाउन में ट्रेनिंग इंडस्ट्री का जो चल रहा था ऑनलाइन शिफ्टिंग की तरफ, तो बहुत से ट्रेनर्स की अपने आप को कैसे ऑनलाइन सेटल करें और कैसे अपने कोर्सेज को सेल करें, तो वहाँ पे ना मैं एक बहुत जनरल सा पैटर्न देख रहा था वहाँ पे। तो जो कुछ बहुत अच्छे नाम है इंडस्ट्री में, तो वो लोग एक मिशन स्टेटमेंट देते हैं कि आई एम ऑन अ मिशन टू चेंज 1 लाख लाइव्स, या आई एम ऑन अ मिशन टू डू दिस थिंग, दैट इज माय पर्पस। और ये बहुत कॉमनली देखा मैंने चीज, क्योंकि वहां से बहुत सी चीजें कॉपी पेस्ट होती है। आप जनरली उस टेम्पलेट को उठाते हो और उसमें बस अपना कुछ डाल देते हो और उससे वो आपका शुरू हो जाता है ना। तो जैसे आपने बोला कि ये आप पहले खुद पे आप देखें कि आपका टेम्परामेंट क्या है, क्योंकि आई थिंक आपके साथ मैंने वो वर्कशॉप किया है पर्सनैलिटी प्लस वाला भी, और उसके बाद मुझे उसकी और डेप्थ में जाने का मौका मिला जब मैंने 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर को समझना शुरू किया, और मैंने थोड़ा सा कुछ हमारे जो एंशिएंट विजडम है 5 एलिमेंट्स को लेकर, तो उस पर मैंने काम किया। तो फिर मैं देख पाया कि यार ये डोमिनेट कैसे करते हैं हमारे जो एलिमेंट्स होते हैं ना, और इसी से शायद हम अलग अलग टेम्परामेंट हमारा इससे बिल्ड होता है। तो आजकल एक टेस्ट भी चलता है, BMIT, आपने नाम सुना हो शायद।
Yeah. है ना, तो वो भी शायद कहीं ना कहीं इन्हीं सब चीजों को एक कई सारी थ्योरीज को रिलेट करके कुछ आपके बारे में बता रहा है, और उसमें जो बंदा कंसल्ट कर रहा है, जो एडवाइस उसके साथ उसको समझा रहा है कि ये चीजें कैसी हैं, और जो तुम्हारी स्ट्रेंथ है वो अपनी स्ट्रेंथ को देखो तुम, और ये तुम्हारी चीज है, ये तुम्हारा चैलेंज है जिसको हम लोग वीकनेस कहते हैं, तो उसको कैसे डील करो, एंड इज द सेम विद द अदर्स आल्सो, है ना। तो Yes. मैं ये चीज मुझे आपके साथ बहुत पर्सनली ठीक लगी कि ये जो हम लोग बोलते हैं दूसरों की लाइफ को बदलने वाली चीज, है ना, इट हैपेंस ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल, है ना, और आप सिर्फ उसको एक चीज मैं आपसे ही पूछना चाहूंगा, बिकॉज हो सकता है ये मिथ लोगों को हेल्प करे, आपको भी हेल्प करे, मुझे भी हेल्प करे। एक एक इंसान, मतलब जैसे यू आर देयर सर, एंड एनीबडी इज देयर, ही वांट टू चेंज समबडीज लाइफ। तो एक्चुअली कोचिंग इंडस्ट्री है जो लाइफ चेंजिंग के अंदर काफी कुछ आगे जाती है। मैं हैरान हो गया जब मुझे पता लगा कि एक सक्सेसफुल कोच, यानी एक एवरेज सक्सेसफुल कोच के एक साल में कितने क्लाइंट होते हैं। सो आई वाज स्टन टू नो दैट। जस्ट एन आइडिया लगाओ संदीप, कि एक सक्सेसफुल कोच कितने क्लाइंट डील करता होगा एक साल के अंदर। मुझे सर वैसे जनरली देखा तो 10-20 का ही आइडिया लग रहा है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, बिलो 10, बिलो 10। 6 to 7 इज द वर्ल्ड वाइड एवरेज। थिंक अबाउट, एक साल में आप 6 से 7 लोगों के साथ काम कर रहे हो, एंड देन यू कैन से यू आर चेंजिंग लाइफ्स, बिकॉज वो 6 से 7 लोग 6 महीने के पैटर्न पे आपके साथ काम कर रहे हैं, और उस पैटर्न के अंदर वो अपने आप में चेंज देख रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट 1 वर्कशॉप 2 वर्कशॉप, यू आर ऑल्सो, आप भी एमवे से जुड़े हुए हो, आपको पता है कितने सालों तक लोग उसके अंदर रहे, एंड यू विल बी सरप्राइज, जैसे ही एमवे से हटे दे बिकम द सेम थिंग जो एमवे से पहले थे। एमवे में रह के या नेटवर्क 21 में रह के उन्होंने बहुत कुछ सीखने की कोशिश की, लेकिन वो टेम्परेरी क्यों था? बिकॉज वो पर्पस पैशन से मैच नहीं हो रहा था, वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में रहने के लिए था। जैसे ही वो हटे वहां से, दे बिकम द सेम सेल्स पर्सन जो पहले थे। सो वो जो चेंजिंग है ना, वो सालों में भी नहीं आ पाती कई बार, अगर आपके अंदर से नहीं आ रही है। इसीलिए जब कोई भी इंसान ये बोलता है आई एम देयर टू चेंज लाइफ, तो बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। चेंजिंग लाइफ अपनी कर सकते हो आप। एक साल में एक सक्सेसफुल कोच सिर्फ 6 लोगों के साथ काम कर रहा है, और उसमें से भी 4 लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं। तो यू आर चेंजिंग लाइफ ऑफ 2 पीपल इन अ ईयर, जब आप अच्छी तरह से काम कर रहे हो उनके साथ। एंड यू कैन से, अगर आप 20 साल कोचिंग में हो तो 40 लोगों की साथ लाइफ बदल पाए हो आप। So that's how I understood something which is deep down कि it's different when you see, and that gave me so much relief, क्योंकि मैं भी उसी भागदौड़ में था, मैं भी उसी पैटर्न में था 2000 से पहले कि I need to reach more and more people, and now that complete shift is there. I'm not reaching more and more people, I am reaching people who are ready to change themselves, because भगवान भी आ जाए ना संदीप, तो वो हमें चेंज नहीं कर सकता अगर हम चेंज नहीं होना चाहते। हम भगवान को बोल देंगे बॉस अभी टाइम नहीं है मेरा। दैट्स द पर्सन शुड वांट टू चेंज। आपके साथ जो आपने भी शेयर किया था, मैंने आपकी वीडियो देखी, जो अभी हुआ, जो ये कुछ मार्च में शायद वो स्पार्क 16 तारीख के आसपास कुछ ऐसा हुआ, दैट इज द टाइम जो हर किसी की लाइफ में आता है एक बार, जब आपको लगता है यस आई नीड टू डू समथिंग, और वो अंदर से आया है। अब दुनिया हो ना हो, आपके फेसबुक वीडियोस चलते हैं हो ना हो, कोई है सुनने के लिए तो भी अच्छा, नहीं है तो भी अच्छा। ये क्या है? दैट इज कमिंग फ्रॉम इनसाइड। अदरवाइज एक स्पीकर ट्रेनर होगा ना, अगर उसके 4 बंदे बैठे होंगे ना, बेचारा डिप्रेस हो जाएगा वो कि यार ये तो ऑडियंस ही नहीं है, बट आई शुड डू, एंड दैट्स वेयर इट इज। सो दैट्स व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट। ये स्पार्क जो है ना, ये स्पार्क हर किसी की लाइफ में एक टाइम में आता है, किसी के कहने पे नहीं आता, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते उसको, अपने आप आता है। आपने सर एक बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर आप खुद से नहीं बदलना चाहते तो कोई आपको बदल नहीं सकता, क्योंकि 20 आई थिंक मुझे याद आ रहा है 2008 में ही मैंने एक कोर्स किया था दिल्ली से, राजेश अग्रवाल जी काफी जाने माने मोटिवेशनल। तो क्योंकि होता है ना कि एक मोटिवेशनल स्पीकर का नाम सुनते थे अब 2008 के आसपास में, तो एक बहुत अलग ही इमेज थी। थैंक्स टू संदीप महेश्वरी एंड विवेक बिंद्रा जी की थोड़ा लोगों को पता लगा कि मोटिवेशनल स्पीकर क्या होते हैं। राइट। तो उस टाइम बोलते थे कि यार अच्छा तुम मोटिवेशनल स्पीकर हो, और तो जो लोग खुद से बदलना नहीं चाहते थे बोलते थे अच्छा मुझे मोटिवेट करके दिखाओ। You're right. You are right. Absolutely right, Sandeep. Challenge है, challenge है।
मुझे मोटिवेट करके बड़े उठ कल गए, तो वहां पे ना हाथ जोड़ने पड़ते हैं, भाई साहब ऐसा नहीं है, मैं मोटिवेट नहीं कर सकता अगर आप नहीं होना चाहते या आप खुद यस से तैयार नहीं हो, तो आपको वहां पे अमल बनना पड़ेगा, क्योंकि सामने वाला कह रहा है कि मुझे, मैं बदलना चाहता हूं, मुझे बदल के दिखाओ, कैसे बदल दोगे तुम भाई? यस यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ये चीज जैसे आपने बताया कि जब तक हम खुद से तैयार नहीं है, तो कोई भी बुक हो या कोई भी कोचिंग हो या कोई भी ट्रेनिंग हो, इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पाती। बिल्कुल जब सही हम कह खुद रहे से अंदर से तैयार होते हैं, तो वो थोड़ी सी चीज भी, हल्का सा एक जैसे होता है ना, एक इशारा भी काफी काम कर जाता है हमारा। हैं, एब्सोल्युटली। कहते हैं ना बच्चे से भी तो सीख जाते हैं, क्यों? अगर आपके अंदर सीखने की इच्छा है तो आप बच्चे से भी सीख जाओगे, नहीं इच्छा है तो आपके सामने गुरु बैठे हैं। हाँ, इंटरनेट पे क्या नहीं मिलता संदीप, क्या नहीं है इंटरनेट पे? सब कुछ है, लेकिन फिर भी लोग क्यों नहीं कर पाते? उसका सिर्फ एक ही रीजन है, क्या करना है ये तो सबको पता है, करना कैसे है और क्यों करना है, इसी की दिक्कत है। वहां पर अगर उनको अलाइनमेंट मिल जाए कि मुझे क्यों करना है ये, तब उनको पता लगता है कि मेरी लाइफ, वो क्यों क्या है, वो पर्पस है, वो जी, पर्पस है। और वो ये क्यों मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहता है। आजकल सर हमें ना एक आईसीआई के सेशंस करने का बहुत मौका मिला मुझे अपने करियर में। तो हम्म। वहाँ पे बच्चे आते हैं तो कहते हैं सर हम क्या करें, फैकल्टीज इंटरेस्टिंग नहीं आते। राइट। बोलते हैं कि फैकल्टीज ना वो एंटरटेनमेंट नहीं दे पाते जो हमें चाहिए। कई बार होता है ना, फैकल्टीज कुछ बहुत टिपिकल टाइप के होते हैं, तो एंटरटेनमेंट चाहिए होता है बहुत से लोगों को सेशंस में, तो वो राइट। शायद वो डिलीवर नहीं कर पाते। तो मैंने कहा भाई, आपने कभी खुद पे क्वेश्चन किया कि क्या सच में आपका लर्निंग एटीट्यूड है या आप एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आए हो? तो अगर आप राइट। एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ पे आए हो, तो विद्या बालन जी इज द राइट लेडी जो आपका राइट। एंटरटेनमेंट देगी। यहाँ पे तो वो पर्पस नहीं है ना, ना तो आईसीआई ने वो पर्पस सेट किया कि आप एंटरटेनमेंट करो यहाँ पे। ठीक है, यस। अगर बीच में एंगेजमेंट हो पाए और कुछ फन हो पाए, दैट्स ओके, बट वो पर्पस तो नहीं है यहाँ का। लेकिन हम क्या ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, कि हम मजा ढूंढ रहे हैं यहाँ पे सेशंस में, बजाय कि ये सीख करने दाल में नमक की जगह नमक में दाल वो वो वाला। वो नहीं होना चाहिए। यूर है? राइट। तो यूर मैंने राइट, कहा खुद एब्सोल्युटली। खुद पे सवाल करना बड़ा अनकंफर्टेबल है, कि मेरा सच में एटीट्यूड क्या है, मेरा लर्निंग एटीट्यूड है या नहीं है, मैं तैयार हूँ या नहीं है, या मैं इस पर्सन करेक्ट। से क्या ले सकता हूँ। कुछ ना कुछ तो इसमें, कुछ ना कुछ तो बात है जो मैं इससे सीख सकता हूँ। यूर शायद राइट। इसीलिए जो हमारे सुकरात जी हैं, सोक्रेटिस, उनकी कुछ लाइन है, तो बोलते थे कि जब भी मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूँ, तो वो व्यक्ति मुझसे किसी न किसी मायने में बेहतर होता है, कुछ ना कुछ एब्सोल्युटली। ऐसा जानता है, एंड आई ट्राई टू लर्न फ्रॉम दैट पर्सन। तो ये पर्सपेक्टिव है। मैंने कहा ये बोलने में कितना आसान लगता है ना आजकल, क्योंकि व्हाट्सएप फेसबुक पे इतना चल रही है चीजें, तो यस। बातों में तो बड़ी आसानी से लगती है ये चीजें, बट व्हेन इट कम्स टू प्रैक्टिस, व्हेन इट कम्स टू कॉन्शियस उस पे आपको वर्क करना, तो वो अपनी जर्नी रहती है हर बंदे की। हाँ, उसमें कोई फिक्स नहीं है, उसमें फास्ट कुछ नहीं है। और यहाँ पर संदीप, मैं इससे पहले कि उसको भूल जाऊं, हम्म, और मे बी आपके दिमाग में होगा लेकिन मैं भूल जाऊं, इमोशंस का रोल जी, आर टू मच इन दिस, टू मच, और उसको हम लोग बिल्कुल भी टच नहीं कर पा रहे हैं। बिकॉज हम इमोशंस को, सोसाइटी जो देखती है ना, वो एज ए वीकनेस की तरह देखती है जनरली। बट इमोशंस का रोल इतना बड़ा है इसके अंदर कि लोग, मैंने खुद मोटिवेशनल स्पीकर्स और स्पिरिचुअल हीलर्स के साथ स्टडी किया, रिसर्च किया, एंड मैंने ये पाया कि स्पिरिचुअल हाई लेवल पे भी लोगों के अंदर इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं। जो स्पिरिचुअलिटी पे हाई है उनके अंदर भी, they are also jealous about other spiritual healers who are doing better with them. So कैसे हो सकता है कि इंसान जो स्पिरिचुअलिटी में इतने हाई और उसके अंदर जेलिसी हो? बिकॉज वो इमोशंस का जो एक फंडा है ना, वो इसी वजह से 2000 में मेरे पास आया इनहेरेंट बिहेवियर, 2008 में आया इमोशंस। तो जो आजकल आप मेरी ईएफटी की वर्कशॉप देखते हैं, जो कि 108 वर्कशॉप है, उसका सिर्फ एक ही रीजन था, इमोशनल वेलनेस और हेल्थ को लोगों ने पीछे रख दिया। और ये वो चीज है जो आपको इंसान बनाती है। अगर आप इंसान में से इमोशन निकाल दीजिए तो रोबोट मिलेगा आपको। और हमने उसी चीज को नकार दिया। पूरी सोसाइटी ने बोल दिया इमोशंस खराब है, इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेना चाहिए, इमोशंस ठीक नहीं है। आप किस चीज को नकार रहे हो? इंसानियत की चीज को नकार दिया आपने। और अब आप भुगत रहे हो कि इमोशनल और मेंटल हेल्थ के अंदर आप देख रहे हो कितना काम हो रहा है अब, और लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। फिजिकल हेल्थ इज द रिजल्ट ऑफ बेटर इमोशनल हेल्थ, नॉट द वाइस वर्सा, उल्टा नहीं है। हाँ, ऐसे तो बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, खिलाड़ी हैं जो, जिनका मेडिकल चेकअप होता है बट मैदान पे कोलैप्स कर जाते हैं। अच्छे अच्छे जो बॉलीवुड स्टार्स हैं, दे आर कमिटिंग सुसाइड्स, और जो एक सेलिब्रिटीज हैं, तो उनका मेडिकल चेकअप तो होता ही है, वो तो मेडिकली बिल्कुल फिट है, फिजिकल कोई टेंशन नहीं है। क्या है जो उनको ब्रेक कर रहा है? दैट इज कॉल्ड इमोशनल बैरियर्स, जो अंदर चल रहे हैं, जो किसी को मालूम नहीं पड़ते हैं आसपास। इस चीज ने मेरे वो जो मिसिंग लिंक था ना, उसको जोड़ा। और तब 2008 में शुरुआत हुई नो योर ट्रूथ सेल्फ रिसर्च एकेडमी की,
कि जहाँ की शुरुआत ये है, खुद को समझो, खुद को जानो, अपनी इमोशंस को समझो, एंड देन व्हेन यू आर कंप्लीटली अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग, you are on the way, then think about how this valuable information which you have applied on yourself, अपने ऊपर काम किया है, वो कैसे हेल्प कर पाएगी लोगों की, and give your life to that. जी तो ये था सही वो था सर। बेसिकली। क्योंकि मैंने आपका ईएफटी का वर्कशॉप भी लिया है, और जो पर्सनालिटी प्लस में हम लोग समझते हैं अपने आप को, अपने इनहेरेंट नेचर को समझते हैं, वो चीज भी है। और क्योंकि इमोशनली जो नेगेटिव इमोशंस हैं खासकर, राइट, ना, जो हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव, तो कुछ फंडामेंटल 6-8 इमोशंस हैं हमारे पॉजिटिव एब्सोल्युटली, नेगेटिव का। तो उस पे जो हम लोग उसकी गहराई में नहीं जाते हम लोग, और उसको हम लोग अनरिजोल्व रखते हैं, उसको उस पे काम नहीं करते, पता नहीं क्यों उसको अवॉइड करना चाहते हैं, है ना। तो मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा आप इस पे थोड़ा सा प्रकाश डालें कि जो हमारे कुछ फंडामेंटल इमोशंस हैं, और ऑफ कोर्स ईएफटी एक बहुत अच्छा तरीका है उनको रिजॉल्व करने के लिए। और इट्स अ टूल संदीप ओनली। हम ये नहीं कह सकते ये सबसे बेटर तरीका है, लेकिन ये टूल क्यों है? क्योंकि ये अच्छी तरह काम करता है, फास्ट है, जल्दी समझ में आता है, इसकी ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं चाहिए होती है, इसलिए वर्ल्ड वाइड अच्छी तरह यूज होता है। जहां तक इमोशन का सवाल है ना, मैं आपके सामने बहुत छोटे शब्दों में मोटे मोटे तौर पर बताता हूँ कि एज ए ह्यूमन बीइंग वी आर इमोशनल बीइंग्स फर्स्ट देन एनीथिंग एल्स। और हम 3 तरह के इमोशंस को एक्सपीरियंस करते हैं। पहला है पॉजिटिव इमोशन, लव, केयर, कंपैशन, कंसर्न। जो पैदा होता है बच्चा, वो कभी गुस्से के साथ पैदा नहीं होता, हेट्रेड के साथ पैदा नहीं होता, वो इन्हीं के साथ पैदा होता है, लव, केयर, कंपैशन, कंसर्न। दूसरा है नेगेटिव इमोशन, जिसमें आता है फियर है, एंगर है। ये सब नेगेटिव इमोशन है जो हमारे सर्वाइवल के लिए बने हुए हैं। अगर आपके अंदर फियर नहीं होगा तो आप ट्रेन के सामने खड़े हो जाएंगे, मैं डरता नहीं हूं, आ जाओ, या छलांग मार देंगे 10वीं मंजिल से नीचे, बिकॉज यू हैव नो फियर एंड यू विल डाई। सो आपको सर्वाइवल मैकेनिज्म के लिए वो फियर रखा हुआ है। ये है सेकंड इमोशन। थर्ड इमोशन जो है ना, वो है अनरिजॉल्व नेगेटिव इमोशन। ये है समस्या की जड़, कि नेगेटिव इमोशन का वो वाला पार्ट जो अनरिजॉल्व है, वो पार्ट जो एक्सप्रेस नहीं होता है, जो अनप्रोसेस्ड है, वो बनाता है आपको बीमार। तो पहली 2 इमोशन पॉजिटिव और नेगेटिव आपको बनाती है ह्यूमन बीइंग। थर्ड इमोशन आपको कर देती है बीमार, अंडर परफॉर्म करने में मजबूर करती है, लाइफ को सब पार जीने में मजबूर करती है, बिलो एवरेज जीने में मजबूर करती है। और अल्टीमेटली आप जब 50, 55, 60 के करीब होते हो, जब लाइफ के बिल्कुल डिम पार्ट पे होते हो, तो आपको लगता है आई हैव नॉट लिव्ड माय लाइफ, मैं जिया ही नहीं अपनी जिंदगी। क्योंकि वो जो अनरिजॉल्व्ड इमोशन थी ना, उसको बॉक्स बना देती है आपके चारों तरफ। अगर किसी भी तरीके से आप पहले तो आइडेंटिफाई कर पाए कि मेरी अनरिजॉल्व्ड इमोशन कौन सी हैं, पहला पार्ट है आइडेंटिफिकेशन करना। सेकंड पार्ट है एक्सेप्टेंस, ओके दिस इज माय, सो आई एक्सेप्ट इट, दिस इज माय अनरिजॉल्व्ड इमोशन। एंड थर्ड पार्ट है डू समथिंग अबाउट इट, उसके बारे में कुछ करना। तो ये जो 3 प्रोसेस है ना, इन 3 प्रोसेस के थ्रू लोग ना तो पहले प्रोसेस पे पहुंच पाते हैं कि पहचान ही पाए कि मेरी अनरिजॉल्व्ड क्या है, क्योंकि वो उसको ढकने की कोशिश करते हैं, डिफेंड करने की कोशिश करते हैं। सेकेंडली एक्सेप्टेंस नहीं आती है, बिकॉज उनको लगता है ये वीकनेस है। हाउ कैन आई एक्सपेक्ट कि मैं इतना स्टूपिड हूं, मैं एक्सेप्ट कैसे कर लूंगा कि मैं बेवकूफ हूं, मैंने बहुत गलत डिसीजन लिए, एक्सेप्ट कैसे करूं। और थर्ड, जब बारी आती है उनको चेंज करने की, तो सबसे बड़ा वो आता है कि मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर कैसे निकलूं। इनको चेंज करने के लिए तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा, और यहीं फंस जाता है वो इंसान। इसीलिए 95% ऑफ पीपल जिनका कैलिबर है यहां तक पहुंचने का, वो यहां पर काम कर रहे हैं। दैट्स व्हाई मैंने पहले आपको कहा, हर किसी इंसान में इतना कैलिबर है, लेकिन वो यहां काम कर रहा है, बिकॉज ये अनरिजॉल्व्ड इमोशंस से यहां छुप के रखी हुई है। सो जब आप इमोशंस की बात करते हैं, तो ये याद रखना बहुत जरूरी है कि क्या मेरी कोई अनरिजॉल्व्ड इमोशन मुझे रोक रही है तो कितना रोक रही है, और मुझे क्या करना चाहिए उसके बारे में, दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड फर्स्ट। जी सर, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग सर, इतना आपने कम समय में बताया ये सारी चीजें, है ना। तो हमने पहली बात किया थोड़ा सा पर्पस के बारे में, हमारा पैशन, प्रोफेशन और पर्पस के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन किया। फिर हमने बात किया कि हमारे इमोशंस कैसे एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी प्रोडक्टिविटी में भी, हमारी एक फिजिकल हेल्थ के लिए भी और मेंटल हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना, ये जो हमें इंसान बनाते हैं। और कई बार कुछ ऐसे होता है, और ये मैंने बताऊं आपको, अभी आपसे जब बात हो रही है, तो जो 16th का मैंने एक्सपीरियंस बताया, तो मुझे एक मोमेंट याद आ रहा था उस टाइम पे। मुझे नहीं पता, वो थॉट नहीं था एक्चुअली में, वो पता नहीं कहाँ से आ रहा था, वो बहुत बहुत इंटेंस था। तो मुझे लगा कि आई थिंक दिस इज द लास्ट डे ऑफ माय लाइफ, है ना। और थॉट नहीं है, कोई डर नहीं है, बट ये है कि लास्ट डे है, कुछ काम बाकी है, कुछ चीजें बाकी है जो तूने करने का सोचा था बट तूने किया नहीं, पता नहीं क्यों नहीं किया, आई डोंट नो दैट, बट टुडे इज द डे।
राइट। तो उसमें जो सबसे पहला थॉट आया सर मेरे पास में वो ये था कि अगर तुम्हारा ये आज लास्ट डे है और तुम्हें पर्सन के साथ में कुछ अपना हिसाब किताब सेटल करना है कि उनसे तुम्हें कुछ बात करनी है, उनसे तुम्हें कुछ कहना है और तुम्हारे अंदर कोई गिल्ट है ना, या तुम्हें लग रहा है कि तुमने उसको एक्सप्रेस नहीं किया, है ना, राइट। या किसी भी तरीके से, तो वो कौन पर्सन है। तो क्योंकि मैं लव रिलेशनशिप में हूँ पिछले कई सालों से, तो राइट। मुझे लगता था कि वही होगा, है ना, लेकिन पिछले काफी समय से ठीक चल रहा था चीजें, मतलब ऐसा कोई बहुत अनरिजॉल्व नहीं थी चीजें कुछ ऐसा, है ना। तो घूम फिर के मुझे अपने भाई साहब दिखाई दिए, बड़े वाले। ओके, ओके। और उस टाइम में मॉर्निंग में 4 o'clock मैं ड्राइव कर रहा था एक्चुअली में, थोड़ा सा चाय पीने गया था मैं कहीं पर, और मैं आंसुओं से मेरा ना चेहरा ऐसे हो रखा है, आंसू आ रखे हैं बहुत बहुत इंटेंस, मतलब मैं रोक नहीं पा रहा हूँ अपने आप को, और बहुत इंटेंस है, कोई थॉट नहीं है, बट ये लग रहा है कि बस भाई ये अकाउंट सेटल करना है, इसको कर ले सेटल, बहुत उलझा हुआ अकाउंट है। मैं घर पे आया 5 o'clock के आसपास का टाइम था, मैंने भाई साहब को उठाया, मैंने कहा भाई साहब आपसे बात करनी है। तो जैसे ऐसा टाइम आता भाई साहब डर जाते हैं, कहेंगे अब पता नहीं क्या नया लफड़ा लेके आए हैं ये, सुबह 5 बजे तो कभी उठाया नहीं, चलो कभी बोला है तो कि भैया बात करनी है तो समझ लो कुछ लफड़ा हो गया है, ये एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो मैं भाई साहब के साथ बैठा और मेरे आंसू निकल निकल रहे, रोक नहीं पा रहा था उनको। और कह रहे क्या हो गया, तो कभी उन्होंने देखा नहीं मुझे रोते हुए शायद इस तरीके से, इतना ज्यादा बिना रीजन के। मैंने कहा भाई साहब मैं ना आपसे बात करना चाह रहा हूँ। कह रहे क्या हो गया, तो क्यों टेंशन क्यों ले रहा है, हूँ तेरे साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, सब ठीक है, ऐसी सारी चीजें। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं आपसे ना बात करना चाह रहा हूँ। और मुझे कहने के ये है कि शायद मैं अपनी बात आपको सही से पहुंचा नहीं पाया, है ना, या मैं कुछ कहना चाहता था आपसे, शायद पता नहीं मैं तैयार नहीं था, आप तैयार नहीं थे, या कुछ माहौल बना नहीं। आपने हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, आप फादर के जाने के बाद 2005 में करीब 15 साल हो गया, आप हमेशा मेरे साथ खड़े रहे और आपने एक फादर वाला रोल प्ले किया। लेकिन मैं अब कुछ नहीं कर पाया, सही बताऊं, ना मैंने भाई वाला रोल प्ले किया, ना मैंने बेटे वाला किया, ना मैंने फैमिली में कोई खास कंट्रीब्यूशन किया, ना ज्यादा तन से किया, ना मन से किया, ना धन से किया। फ्रैंकली टेलिंग, मैं अपनी जर्नी में था, अपने चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं कहाँ जा रहा हूँ, और मेरी अपनी ही दास्तान है भटकने की, लगा लो, या मेरे मेरे हिस्से की भटकना था ये 15 साल। तो मैंने कहा इस जर्नी में आपका हमेशा सपोर्ट रहा है, लेकिन मैं शायद कभी आपकी एक्सपेक्टेशन पे मैं खरा नहीं उतरा, और जो मुझे आप चाहते थे मुझसे कि मैं उनकी मर्जी से शायद शादी करूं, या मैं उनकी मर्जी से करियर में थोड़ा सा कुछ और चीजों को एक्सप्लोर करूं, तो मैंने कहा वो नहीं किया। फिर तीसरी बात, मैंने कभी आपकी बात भी नहीं मानी सुनी भी नहीं कई बार, तो मानना तो कई बार बहुत दूर की है। तो उनके माइंड में ये था कि भाई तेरे को हमने बोल दिया ना, तो तूने करना ही नहीं है, इसलिए हम तेरे को बोलते ही नहीं है। तो ये वाला बैरियर क्रिएट हो रखा था। तो मैंने उस टाइम सर करीब 1 सवा घंटा तक मैं रोता रहा, और मैंने पता नहीं पुरानी क्या क्या बातें की, और आई वाज क्राइंग, आई वाज क्राइंग, आई वाज क्राइंग। भैया भी शुरू हो गए रोना, फिर भाभी को उठाया, वो टेंशन में मैंने कहा अब तो ऐसा क्यों बोल रहा है, आज ही क्यों बोल रहा है ऐसा, ऐसा क्या हो गया एकदम से। मैंने कहा मुझे नहीं पता, बट मुझे लग रहा है कि मुझे बोलना है, और शायद पता नहीं क्यों ऐसा बहुत इंटेंस फीलिंग आ रही है कि शायद ये दिन है अभी आज मेरे पास, है ना। तो उसके बाद से जब 1-2 घंटा जब ये हुआ, मैं पहले लोगों को बताता भी था कि मैंने कभी अपने पिताजी को आई लव यू बोल के देखो, अपने पिता के साथ, माँ के साथ डेट पे जाके देखो, और उनके साथ वो बात करो जो आप जनरली नहीं करते हो। पता नहीं क्यों हम लोग लव को लिमिटेड कर देते हैं, एक रिलेशनशिप वाला, और वो जो एक लड़का लड़की वाला उसमें होता है। तो सर 1-2 घंटे के बाद जब मैं वहां पे उठा, एकदम से बहुत एक अलग ही लेवल था वो। उससे पहले भी छोटे मोटे हुए, लेकिन वो बहुत इंटेंस था, है ना। और फिर उसके बाद बाई चांस की बात है, फिर उसके बाद की कहानी दूसरी वाली है, लेकिन यहाँ पे ये रिलेट कर रही है, इसलिए मैं शेयर कर रहा हूँ कि इमोशंस जब आप रिलीज कर देते हो, और जब आपने अपने मन की बात कह दी, एक बार खुले दिल से कह दी, और स्वीकार कर लिया आपने जो भी था, आप नहीं कर पाए जो भी चीज थी आपने, ठीक है, तो आप खुद से बहुत लाइट हो जाते हैं। तो हम लोग, मैंने इसके ऊपर पहले एक्सरसाइज भी की थी कि आप माफी मांग लो और माफ कर दो, है ना। एक फॉरगिवनेस वाली मेडिटेशन भी होती है, एक्सरसाइजेस भी होती है। तो माफी मांगना और माफ कर देना, है ना, रिलीज कर दो, आप छोड़ दो इस चीज को। तो वो जब उस दिन हुआ सर, तो दैट वाज वन ऑफ द मेजर थिंग। उसके बाद जो सेकंड हुआ, दैट वाज अनदर प्रोफेशनल लेवल पे हुआ। तो
ये बहुत जरूरी है सर कि हम अपने जो अनरिजॉल्व इमोशंस हैं, मैंने उनको ये भी बोला कि मैंने कहा भाई साहब आपके साथ बैठने के लिए ना हमें कई बार गलत चीजों का सहारा लेना पड़ता है। होता है ना, कई बार लोग ड्रिंक्स का सहारा लेते हैं कि चलो यार टाइम स्पेंड करना है, दिल की बात करनी है तो चलो बोतल खोल लो। अब दिल खुले ना खुले बात अलग है, बोतल खोल लेते हैं चलो। और ऐसे करते करते हम इसी चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर पता नहीं क्या चीजें कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। तो मैंने कहा ये एक अच्छा तरीका नहीं है ना। तो हम अपने दिल की बात करें और हमें किसी बोतल की जरूरत ना पड़े बात करने के लिए, कोई सहारा नहीं चाहिए बोतल का या किसी और चीज का। नहीं चाहिए। संदीप एक चीज मैं आपको अच्छी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा, जो आप मतलब ये मतलब आप समझ पाओगे इसको। जो आपके साथ हुआ मेरे साथ हुआ 2005 में, सेम जो आपके साथ हुआ ना ये रिलीज वाला। मेरे कितने ही ऐसे लोगों से मैंने जब बात की, जब अभी रिसर्च कर रहा था, हर किसी की लाइफ में ये एक ब्रेक पॉइंट आता है जिसे हम बोलते हैं ये है आपका, ये धरती है ना, ये ऊपर से गिर रहे हो आप नीचे, अब ये धरती पे आ गया, अब नीचे नहीं जा सकते इससे, और दिस इज कॉल्ड द लोएस्ट पॉइंट। अब आप ब्रेक हो जाते हो वहां पर। ये ऐसा फिनोमिना है जो हर किसी बंदे की लाइफ में जब ट्रमेंडस ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, ये जरूर होता है ना। ये आपकी बात सुन के और मैं जब अपने आप को देखता हूँ और लोगों से देखता हूँ तो मुझे वो तार दिखाई देता है। जिस जिसकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया उसकी लाइफ में ये मूवमेंट जरूर आया जो अभी आपने शेयर किया। चाहे अपने भाई के साथ किया, मैंने बाथरूम में जाके किया, बैठा रहा 1 घंटा अंदर बंद, चाहे कोई बंदा नेचर के पास चला जाता है, लेकिन वो टाइम एक आता है जब वो कहता है एनएसपी एनफ, बहुत हो गया, बनावटी लाइफ बहुत, जो ऑनेस्टी वाली आप बात कर रहे हो, यहां से वो ऑनेस्टी की फीलिंग स्टार्ट होती है फर्स्ट, कि नाउ आई एम ऑनेस्ट, वट एवर आई हैव डन, जो भी मैंने किया ऑनेस्टली मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं उसको, कैसा भी था आज की डेट ये हो गया, क्योंकि आप उस जगह पे आ गए। लेकिन जिसका ब्रेक पॉइंट नहीं आया ना, हम ये बोलते हैं अभी नीचे और जाना बाकी है बॉस, क्योंकि अभी टकराया नहीं है नीचे, बिकॉज टकराने के बाद नीचे नहीं जा सकते, आप ऊपर ही आओगे और कोई रास्ता नहीं। तो ये एक ऐसा थ्रेड है, मे बी जब आप किसी से बात कर रहे हो या आपका इंटरव्यू सेशन चल रहा है, आप पाओगे जो जो लोग ट्रांसफॉर्मेशन में हैं उनके साथ ये पॉइंट जरूर आया। मतलब दिस इज समथिंग स्ट्रेंज। मैं अभी तक इस चीज को वो करता हूँ कि यार ऐसा भी होता है कि हर किसी की लाइफ में वो एक एक तार बनता है। इसीलिए हम कहते हैं पर्पस और पैशन वाले लोग ना कहीं और जुड़े होते हैं, वो पैशन और पर्पस से जुड़ जाते हैं, बिकॉज सबकी लाइफ में वो एक इंसिडेंट जरूर आया होता है जो आपके साथ आया, जो मेरे साथ आया, और उससे जुड़ते हैं वो, कि नाउ दे अंडरस्टैंड ओके व्हाट हैज हैपेंड टू यू, क्या हुआ होगा। तो दैट इज व्हाट आई वांट टू पॉइंट आउट कि, और जिसकी लाइफ में नहीं आया ना, बीवेयर, जब तक नहीं आएगा आपके पास डायरेक्शन नहीं आने वाली बॉस, कि वो आएगा जरूर एक के बाद एक। जब अभी सर आपको वाली बात से मुझे एक और रिकॉल हो गया। सुबह मेरे जो फ्रेंड है विशाल भाई साहब, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था, तो उन्हें बताया कि एक बार ऐसा आता है जब आप टूट जाते हो, पूरी तरीके से बिखर जाते हो एकदम से ना, और शायद वही सबसे बड़ा दुख होता है जो आपको सही रास्ता दिखाता है कि अब कहाँ जाना है बिल्कुल ना। सही, बिल्कुल सही कह रहे हैं। उन्होंने बोला कि यार पहले करियर में भी मैं मेरे को था, लेकिन वो इतना ज्यादा दुख नहीं था, लेकिन जब रिलेशनशिप में आया और वहां पे जब इतना ज्यादा बढ़ गया वो पेन, और एक ऐसा टिपिंग पॉइंट आता है ना जहाँ पे बस इसके बाद से तो बस ब्लास्ट है ना, और फिर वहां से एकदम से आपको लगता है कि खत्म, और फिर एक कुछ नई शुरुआत होती यस, है और ना, वो एट द जो नई सेम टाइम शुरुआत सब होती है खत्म। ना, वो बड़े बड़े ही डिफरेंट तरीके से होती है संदीप। जैसे मे बी यू आर आल्सो एक्सपीरियंसिंग, व्हाई आई एम गिविंग यू, सो व्हाट आई वाज थिंकिंग जब मैंने आपके ग्रुप में बात की थी, व्हाट आई वाज थिंकिंग इज फर्स्ट 90 डेज ऑफ दिस प्रोसेस इज वेरी वेरी क्रूशियल किसी की जिंदगी में। जब ये ब्रेक पॉइंट आता है ना, उसके बाद के 90 दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? वो 90 दिन के अंदर वो एक नया पौधा बन के निकल रहा है, और उसको टूटने में कोई गाय भी खा सकती है उसको, वो सड़ भी सकता है, उसको कुछ भी हो सकता है। वो पौधा जो नया निकला है ना, वो 90 दिन के अंदर अपनी जड़ें लेता है। 90 डेज आर वेरी 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 क्रूशियल फॉर दैट। आप किसी से भी जब बात करेंगे तो वो जब शेयर करेगा ना, तो उसको याद आएगा यस मेरे पहले 90 डेज जो इसके बाद थे ना, इस प्रोसेस के बाद, टूटने के बाद, वो थे जो डायरेक्शन ही चेंज कर दी उसने कंप्लीटली आपके, और मे बी समथिंग, सो मे बी you are at your 16th day. That's great, wonderful. I'm wishing from the heart कि हर एक दिन जो है वो तुम्हें वहां लेके जाए जिस जगह पे जाना है, because I think the time has come. I think the time has come, and I am jealous of you, Sandeep, because you are 10 years ahead. I get it in the age of 38, and you are getting it in the age of 28, 29. Yes, and I get it after my marriage. You are getting it before your marriage. At least अभी 1 month. अभी अभी भाई साहब ना मजाक भी कर रहे हैं कि भाई अब तो बता दे शादी करेगा नहीं करेगा।
ये कंफर्म कर दे, हाँ क्योंकि मेरी 14th में को ऑलरेडी प्लान हो चुका है, तो बोल रहे हैं कि भाई अब तो ये बता दे करनी है या नहीं करनी है, कुछ चेंजेस हो तो बता दे प्लान में। पता लगे तो 14th को सुबह कह रहा है कि अब नहीं इच्छा हो रही है शादी करने की। तो मैंने कहा भाई मैं भी ऐसा सोच कुछ रहा हूँ नहीं है, इसके बारे में। जो जो सारे काम है सारे होंगे अपने तरीके से, ठीक है ना, और जो मैं करना चाह रहा हूँ वो भी साथ में अगर चलेंगे होगा तो बहुत मजा आएगा उन चीजों को लेकर, एब्सोल्युटली है ना एब्सोल्युटली। सर। और एक चीज मैं जो आपसे शेयर करना था, मैंने आज आपका वेबसाइट देख रहा था मैं हाँ सेशन से पहले, तो आपने बहुत ब्यूटीफुली कई चीजों को इकट्ठा कर रहे हैं आप नेचर के साथ, है ना, एज ए हमारा सिटीजन ऑफ दिस प्लेनेट हमारा क्या बिहेवियर रहे, है ना, नेचर के साथ हम लोग कनेक्ट हों, है ना, और जो आपका इमोशनल फ्रीडम पे आपने वर्क किया है, आपकी EFT के सेशंस मैं देखता हूँ कई बार आते हैं शायद कि आप सेशन कर रहे हैं उसको लेकर, राइट राइट। और जो आप ये पर्पस पे काम कर रहे हैं सर, तो मुझे लगता है कि जो आपका सर ये डायरेक्शन है, और जो आपने बोला कि चेंजिंग वन लाइफ एट ए टाइम, है ना, होता है ना कि वन एक एक करके ही बदलता है ना, एब्सोल्युटली। जो से जो जलाते हैं तो एक एक पे जलाते हैं, ऐसा नहीं कि एक लगाया ये हमारा फिनोमिना कि लाखों जल गई, है ना। यस यस। तो ये कहने सुनने में अच्छा लगता है, इससे एक्साइटमेंट बड़ी आती है एक्साइटमेंट आती है, यू राइट। एक्चुअली, और माइंड को लगता है कि हाँ यार मेरे को करोड़ों लोगों को करना है कुछ, यू है राइट ना, यू अरबों लोगों को करना है वो चीज, है ना, लेकिन ये बहुत ही एक अलग जोन में होती है ये चीज, वन ऑन वन। तो सर आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और मैं चाहूंगा कि हम कभी और दोबारा से इस गुफ्तगू को करें और राइट। कुछ और डीपर लेवल पे जाएं, क्योंकि ये एब्सोल्युटली सेशन तो शुरुआत है कि थोड़ा सा हम ओवरव्यू देख पाए, एक दूसरे को समझ पाए कि अभी हम इस जर्नी में हैं, और कैसे हमारी इस बातचीत के थ्रू हमें भी हेल्प मिल रही है, और शायद वो इस वीडियो को देखे तो उनको भी कुछ ना कुछ इशारा मिले, कोई ना कोई एक दो क्लू मिले, है ना, और वो भी अपने एब्सोल्युटली। पैशन पर्पस की जर्नी पे चले, और या वो भी अपने लाइफ में, है ना, आपने बताया वो अपना फ्यूल डाले पैशन वाला, और डायरेक्शन जो है वो पर्पस वाली है। yes yes तो you are right, absolutely right. And my best wishes are always for you because I believe जब चेंजिंग का टाइम आता है ना, तो हम जैसे जो फेलो ट्रेवलर्स, हम इसको फेलो ट्रेवलर्स बोलते हैं, हम लोग जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो सारा रास्ता एक ही है, वो एक ही रास्ता है, वो है अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, नोइंग योरसेल्फ, एक्सेप्टिंग योरसेल्फ, एंड देन doing something with yourself which is helping other. So we are not helping other, people are helped by themselves when they see some कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी पॉसिबल है। सो ऐसे लाखों लोगों को और चाहिए। सो इट इज नॉट अबाउट वन और टू पीपल, ऐसे लाखों लोगों को चाहिए जिनकी लाइफ में पर्पस और पैशन क्लियर हो और दे गो इन द डायरेक्शन। क्योंकि वो एक बंदा, जो मैंने मिशन बनाया था महक करके, अगर आपने देखा हो तो मेंटल एंड इमोशनल हेल्थ अवेयरनेस कैंपेन, इट्स अ महक, 12 साल से इस पे काम कर रहे हैं। उसका एक मकसद है कि एक फैमिली में से एक बंदे को एटलीस्ट इस बारे में चेंज पता होना चाहिए, सो दैट वो पूरी फैमिली के अंदर बदलाव ला सकता है। और वो फैमिली एक ऐसी यूनिट है जो सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे क्लोजेस्ट यूनिट है। एंड आई वेलकम यू ऑल्सो, क्योंकि आप 14 मई के बाद उस एक छोटी टीम का पार्ट बनने वाले, जो वर्ल्ड की सबसे छोटी और स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है हस्बैंड वाइफ की, एंड दैट इज द बिगेस्ट टीम। सो माई विशेस विद यू, एंड लेट्स डू अवर बेस्ट with ourselves and other people. And thank you for this interview. जी Thank you. जी And I सर, wish you all the थैंक यू best. सो मच सर। और इसके बाद सर हम लोग थोड़ा ऑफलाइन भी बात करेंगे, है ना, तो Absolutely. जी Absolutely. जी, और थैंक यू सो Most मच सर, आपने जो मुझे कैंडिड फीडबैक दिया उसके लिए भी, है ना, और कई बार हमें थोड़ा सा चाहिए होता है कुछ, है ना, हम yes, अपने and उस I वाले shared जोन पे with you होते हैं। because कई बार क्या है, वो wordings जो है ना, वो कई बार इधर उधर हो जाती है और वो हमारे को फिर उस जगह पे ले जाती है जहां हम नहीं जाना चाहते। हाँ Because that's why I shared with you this thing, and जी जी, I थैंक hope that this is, you have taken it very on a very good spirit, because you know, honesty is honesty, but offline we are always friends. But जो चीज मेरे सामने है वो मैंने आपसे शेयर की। ऑफकोर्स सर, और मैं यही एक्सपेक्ट भी कर रहा था कि मेरे काफी सारे उसमें बहुत अच्छे दोस्त हैं जो करीब से जानते हैं, बट वो शायद वो ना बोल नहीं रहे हैं अभी। मैं सुनना चाह रहा था कि वो अपना कुछ फीडबैक दें, अगर वो कैसा महसूस कर रहे हैं। तो कुछ लोगों ने पर्सनल विंडो पे दिया, कुछ लोगों ने कॉल के थ्रू दिया, आपने लिख के दिया उसको फीडबैक को, तो Right. मुझे बहुत अच्छा लगा, और वो मुझे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी है ना। Wonderful. और एक चीज हम लोग जनरली पढ़ते भी हैं कि इन आंखों से आप बाकी दुनिया देख सकते हो बट अपना चेहरा नहीं देख सकते, You're right. है ना। Absolutely तो एट right. द सेम टाइम कभी हमारे जो साथ के लोग हैं वो हमारी आंखें बनते हैं, ताकि वो Right. हम उनको उनकी आंखों के थ्रू खुद को देख पाए, क्योंकि हमारे माइंड में तो पता नहीं क्या है ना, लेकिन वो Yes. आस-पास की आंखें हेल्प करती हैं रियलिटी को देखने में कि वो कैसा देख पा रहे हैं, Yes. You're right. है ना। Absolutely right. सो थैंक यू सो मच सर, एंड Thank you, Sandeep. जी सर, और मिलते हैं सर जल्दी, है ना। तो Absolutely. See you आप soon. फरीदाबाद आए तो सर हमें भी थोड़ा सा याद कर लिया करो, क्योंकि बीच में आप आए Absolutely. हो, हवाई जहाज की तरह आते हो, और
रॉकेट की तरह निकल जाते हो आप, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ। पक्का पक्का संदीप, इस बार आऊंगा तो बता के आऊंगा, इस बार हर एक को आराम से बैठ के बात करेंगे। जी, थैंक यू संजीव, थैंक ओके। यू संदीप वेरी मच।